हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशु मैम पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपनी सीडीपी की क्लास में करते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 2021 और 22 में। वहाँ से जो भी क्वेश्चन बने थे आपके सीडीपी के, वो क्वेश्चन हम सारे के सारे इस क्लास में करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, ये है आपकी 16 दिसंबर में जो आपकी पहले शिफ्ट के क्वेश्चन बने थे। 30 क्वेश्चन बने थे सीडीपी के सारे क्वेश्चन इस क्लास में हमने शामिल किए हैं। आप लोगों को नियमित रूप से क्लास में बने रहना है। एक बार अगर आप आ गए हैं तो और पूरी क्लास देख करके जाना है और आपको एक कॉपी और पेन अपने पास में रखना है और 30 तक उस पर नंबर लिखिए। उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। फिर आप देखेंगे अंत में कि आपने कितने क्वेश्चन कर पाए हैं प्रीवियस ईयर जो आपके 16 दिसंबर की शिफ्ट बनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास के पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ हिंदी मीडियम में आपको मिलेगा। उसके बाद में सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा कथन है जो व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। दूसरा ऑप्शन लिखा है यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। तीसरा ऑप्शन लिखा है विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो आपको मिलेगा वो सिर्फ हिंदी में मिलेगा। उसके बाद में सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपके दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोग आंसर करिए। एक बार लिखा है व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही कथन कौन सा है। नीचे में जितने भी आपके 4 ऑप्शन हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। कौन सी होती हैं? सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने किया था इस क्वेश्चन का, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको अपने आप स्वयं करने हैं, क्योंकि ये क्लास हमारी थ्योरी की नहीं चल रही है। यहाँ पर हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस वो क्वेश्चन लेकर के कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन सही निकलें, क्योंकि सीटेट आपको पता है कि कई सारे क्वेश्चन रिपीट करता है। तो हो सकता है कि इस बार भी जब आपका एग्जाम होगा जनवरी में या फिर फरवरी में या फिर दिसंबर में, तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार, सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। कौन सा चिंतन बढ़ा रहा है? विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। देखिए, पहला ऑप्शन लिखा है पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। कहने का मतलब है आपको इनमें से ऐसा ऑप्शन निकालना है जिसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा सोचने और विचारने की ज़रूरत पड़े। दूसरा ऑप्शन लिखा है भारत में 10 राज्यों के नाम बताओ। 10 राज्यों के अगर आपको नाम बताने हैं, तो नए तो राज्य कोई बने नहीं है। आप मान लीजिए 4 में पढ़ रहे हैं, 5 में पढ़ रहे हैं, तो आपको एक बार लिखवाया गया होगा, आपको टीचर ने याद भी करवा दिया होगा। तो इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको पता है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, तो आप ऐसे बता देंगे 10 राज्य। उसके बाद में लिखा है ऑप्शन नंबर सी 2 से 10 तक के पहाड़े। तो पहाड़े आपको रटे रटाए होते हैं, इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन। यानी कि जो आपको कविता दी गई है उसको आपको पढ़ना है, याद कर लेना, उसके बाद में उसका वाचन करना है। इन चारों में से जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्या है? पता करो कि जो लोग तटीय इलाके में रहते हैं, यानी कि समुद्र तट के पास में रहते हैं या फिर किसी नदी के पास में रहते हैं, वो लोग क्या खाते हैं व क्यों खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ऑप्शन नंबर ए में थी। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो सभी लोग आराम से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, लिखा है विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। विकास का चरणीय सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। सभी लोग आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका है विकास की निरंतरता। दूसरा ऑप्शन लिखा है विकास की अनिरंतरता। तीसरा ऑप्शन लिखा है विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? विकास की अनिरंतरता। उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया था उनका सबका हो जाएगा गलत आंसर। यहाँ पे पूछा गया था विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो ये देता है विकास की अनिरंतरता पर स्पष्ट रूप से जोर। उम्मीद है सभी लोगों का सही
क्वेश्चन हो गया होगा ऑप्शन नंबर जिन लोगों ने 2 किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार, सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं इनमें से जिसके द्वारा जब कोई बालक विद्यालय में पढ़ने जाता है तो उसकी जो पढ़ाई होती है वो प्रभावित होती है। पहला ऑप्शन आपका लिखा है पारिवारिक सामाजिकरण, दूसरा ऑप्शन लिखा है समकक्षी संबंधों से, तीसरा ऑप्शन लिखा है सांस्कृतिक मूल्यों से, जबकि चौथा ऑप्शन आपका लिखा है बच्चों का आत्म सम्मान से। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कोई बालक विद्यालय में पढ़ने गया है और उसके परिवार का या फिर समाज का वातावरण सही नहीं है तो उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है, तो हमें पता है कि परिवार और समाज का बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा है समकक्षी संबंध, जहाँ पे वो बैठा है वहाँ के जो बच्चे उसके साथ के जो साथी हैं, मित्र हैं उनके, उनसे भी प्रभाव पड़ता है। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य का भी प्रभाव पड़ता है। और ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों का आत्मसम्मान। इस क्वेश्चन के लिए चारों ही ऑप्शन सही थे, जहाँ पे चारों ऑप्शन होंगे वही इसका सही आंसर हो जाएगा। चारों आंसर जहाँ पर हैं वो है ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो परिवार और सामाजिकरण से भी, समकक्षी संबंधों से, सांस्कृतिक मूल्य से और बच्चों का आत्म सम्मान से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि ये जो हम पेपर कर रहे हैं 16 दिसंबर का है और कुछ क्वेश्चन थोड़े से हार्ड भी आए थे और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल भी आए थे। तो चलिए आप लोग करते रहिएगा और अंत में बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। आराम से क्वेश्चन पढ़िए और उनको समझिए और उनके आंसर करिएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। लिखा है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। कौन सा चरण की बात की गई है। पूर्व संक्रियात्मक चरण की बात की गई है। सभी लोग आंसर करेंगे, आराम से पढ़िए और बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है प्रतिलोमिक चिंतन, दूसरा ऑप्शन लिखा है प्रतीकात्मक खेल, जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है अनुक्रमिक वर्गीकरण, चौथा ऑप्शन लिखा है संरक्षण। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं बच्चे, जैसे कि गुड्डा और गुड़िया की शादी करा देते हैं और क्या करते हैं अपनी गुड़िया को सजाते हैं, उनके बाल बांधते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 का। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है। वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। पहला ऑप्शन लिखा है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, जबकि चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो आंसर करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग आराम से पढ़िए और बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। कोई बालिका है वो क्या करती है, खेल खेल रही है प्रतीकात्मक, यानी कि वही गुड्डा गुड़िया का मान लीजिए या फिर खाना बनाना, इस प्रकार के खेल खेल रही है। खेल खेलते हुए वह दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है कि दूसरा व्यक्ति उसके बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। तो आपको बताना है वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका में वर्तमान स्तर को अंकित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए सही आंसर क्या हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी साथियों के पास तो जरूर शेयर करिएगा। उनको बताइएगा कि 16 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, पहली जो आपको शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर सभी लोग बताइए एक बार क्या हो जाएगा। लिखा है क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन देखिए लिखा है नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। जबकि तीसरा ऑप्शन आपका लिखा है नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। चौथा ऑप्शन आपका लिखा है नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है।
क्या नैतिक विकास सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर होता है? आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप इसको काट सकते हैं। सी वाला लिखा है नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, तो आप इसको भी काट दीजिए। ये क्या होता है? क्रमिक प्रक्रिया होती है। जबकि ऑप्शन नंबर बी लिखा है नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, तो निरंतरता क्या होती है? नहीं होती इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हम काट देंगे। जो सही आंसर है वो बच गया ऑप्शन नंबर ए। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप कैसा होता है? सार्वभौमिक होता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया था क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग पढ़िए और आंसर बताइए क्या सही हो जाएगा। लिखा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि ZPD आपको बताना है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? पहला ऑप्शन लिखा है अध्यापन और मूल्यांकन के लिए, दूसरा ऑप्शन लिखा है केवल अध्यापन, तीसरा ऑप्शन है केवल मूल्यांकन, जबकि चौथा ऑप्शन है आपका प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अध्यापन और मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? अध्यापन और मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन लोगों ने ए कर लिया है उनका सबका 1 नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग और इसका सही आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए लिखा है एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? एक विशिष्ट संप्रत्यय यानी कि कोई अध्यापिका है जो एक क्लास ले रही है बच्चों में, उसने क्या किया है, कोई मैथ्स का क्वेश्चन करा रही थी जिसने अपना आधा क्वेश्चन करा दिया, उसके बाद में छोड़ दिया। उसने बच्चों से कहा कि अब आप लोग स्वयं करिए, इसको आप लोग कर सकते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन आपका लिखा है अवलोकन अधिगम। क्या यहाँ पर अवलोकन अधिगम अध्यापिका के द्वारा किया जा रहा है? उसने आधा क्वेश्चन कर दिया और आधा बच्चों को करने के लिए बोल रही है, तो अवलोकन अधिगम यहाँ पे वो नहीं कर रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका है इसके फोल्डिंग यानी कि पार्ट यानी कि सहारा दे रही है बच्चों को। आधा क्वेश्चन उसने स्वयं कर दिया, उसके बाद में बोल रही है कि आप लोगों को पता है अब किस प्रकार से इसमें करना है, इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आगे आपको सिर्फ जोड़ करना है, घटाव करना है। इस प्रकार से उसने बच्चों को इशारा कर दिया कि अब आप लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो बच्चों को सहारा दे रही है, पार्ट दे रही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर सी लिखा था द्वंद्वात्मक अधिगम, तो ऑप्शन नंबर सी कट गया और आपका अनुकूलन होगा नहीं, यहाँ पर डी भी कट जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। कई सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे और कई क्वेश्चन ऐसे थे जो कि थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के आए थे। देखिए अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए क्या सही आंसर हो जाएगा। ये ऑनलाइन एग्जाम की पहली शिफ्ट का पेपर है 16 दिसंबर की। इसमें आपके CDP के 30 क्वेश्चन रहे थे और वो 30 के 30 क्वेश्चन आज की इस क्लास में हमने शामिल किए हैं। अंत में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हमारी इस क्लास से। देखिए क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? आपको बताना क्या है, निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? देखिए पहला ऑप्शन लिखा है निर्णय निर्धारण में बच्चे की सहभागिता, दूसरा ऑप्शन लिखा है भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, जबकि तीसरा ऑप्शन आपका लिखा है विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना। तो इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है, देखिए इंग्लिश को अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो लिखा है विल नॉट हैव विच, यानी कि आपको बताना है के अनुसार नहीं है। यहाँ पे नहीं छूट गया है तो आप यहाँ पे नहीं लिख लीजिए एक बार, के अनुसार नहीं है। तो अब आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा है निर्णय निर्धारण में बच्चे की सहभागिता। मान लीजिए आपको नियम बना रहे हैं स्कूल में बच्चों के लिए, तो आपको चाहिए कि एक बार सभी बच्चों को आप एकत्र करें और उनको बताइए कि आपके लिए ये नियम बनाया जा रहा है कि कल से जो लोग स्कूल में विद्यालय में लेट आएंगे उनको आधे घंटे के लिए ग्राउंड में खड़ा किया जाएगा या फिर एक चक्कर उनको मारना पड़ेगा पूरे ग्राउंड का। जो भी आपको नियम बनाने हैं वो किस प्रकार से बनाने हैं, बच्चों की सहभागिता से बनाने हैं। यानी ये ऑप्शन आपका सही है लेकिन पूछा गया है नहीं यहाँ पर, यानी आपको निगेटिव आंसर निकालना है। दूसरा देखिए लिखा है भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, तो आपका दूसरा भी सही है। तीसरा ऑप्शन लिखा है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना,
सी वाला भी सही है। चौथा लिखा अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। अध्यापक के द्वारा विद्यालय के अंदर बाहरी अनुशासन को अगर आप कायम करेंगे जो विद्यालय से जुड़े हुए नहीं है तो यह आपका हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है। प्रगतिशील कच्चे माहौल के अनुसार नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी ही नहीं होगा, यानी यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन निगेटिव वे में पूछा गया है नहीं तो आंसर भी आपको वही निकालना है जो कि निगेटिव आ रहा हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए क्या सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए क्वेश्चन लिखा है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, यानी कि बुद्धि लब्धि के अनुसार या फिर आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। दूसरा ऑप्शन लिखा है यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है। तीसरा ऑप्शन लिखा है यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता है। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए एक बार सही आंसर क्या है इसका। आराम से पढ़िए और बताइए, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे क्योंकि आपको ये बताना है कि मान लीजिए कोई बालक छोटी क्लास में पढ़ रहा है तो उसकी बुद्धि लब्धि कैसी है, कम है या फिर ज़्यादा है, तो इसके आधार पर कोई अध्यापक किसी को समूहों से अलग ना करे क्योंकि आपको ये बताना है। क्योंकि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही इस क्वेश्चन के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है क्योंकि बुद्धि लब्धि की जो संकल्पना होती है वो स्थायी नहीं है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है और बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए भी अगर आप आराम से पढ़ते तो आप लोग पहले ही काट सकते थे। अगर ऐसा करेगा तो अध्यापक के लिए सुविधा हो जाएगी, तो असुविधा नहीं होगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखिए, विद्यालय के लिए, विद्यालय से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जो कार्य बच्चों के लिए हो रहा है उसमें आपको केंद्र बिंदु बच्चों को मानना है, विद्यालय को या फिर शिक्षकों से कोई भी मतलब इसमें नहीं है, तो आप लोग इनको काट सकते थे देखते ही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बाकी आपको पता है कि प्रतिस्पर्धा जहाँ पे आपको देखने को मिलती है वो भी निगेटिव में क्वेश्चन आपका चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आप काट सकते थे। उम्मीद है सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, जिन लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है वही ये क्वेश्चन कर पाए होंगे, बाकी कईयों का क्वेश्चन गलत हो गया होगा। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए एक बार सही आंसर क्या हो जाएगा। लिखा है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है क्योंकि। कहने का मतलब है यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कि जब आप अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो आपको तरह तरह की अलग अलग प्रकार की अध्यापन या फिर पढ़ाने की रणनीति बनाने की ज़रूरत है या फिर इसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है क्योंकि। पहला ऑप्शन लिखा है यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। दूसरा ऑप्शन लिखा है यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है यह व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मददगार है। तो आपको यह बताना है ये जो ऑप्शन आपके हैं चार, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। मान लीजिए आप अपनी क्लास में पढ़ाने गए और आप एक ही मेथड से क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं जबकि आपके क्लास के कई सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने पढ़ाने का तरीका अंदाज थोड़ा सा चेंज करना, यानी कि पढ़ाई में आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल दे करके पढ़ाना है कि जिससे एक औसत दर्जे का बालक, निम्न जिसकी बुद्धि होती है वो बालक, यानी कि सभी लोग समझ पाएँ आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ को। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर कर भी लिया होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए और आंसर कर दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। लिखा है, 1.5 से 2.5 साल की उम्र में या फिर उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है। आपको यह बताना है कि जब बालक 1.5 से 2.5 साल का होता है तो उस उम्र में बच्चों के द्वारा उच्चारित किए जाने वाले जो द्विशब्दीय उच्चारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है। वाचन का
अधिविस्तारण या फिर तार प्रसिद्ध वाचन या फिर नववाद या फिर बकवाद। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी और डी आपके होंगे नहीं, आप इनको पहले काट दीजिए। अब बताइए ए और बी में से क्या हो जाएगा। जब कोई बालक 1.5 से 2.5 साल का होता है तब बच्चों के द्वारा बोले जाने वाले द्विशब्दी जो उच्चारण होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या उसको कहते हैं? उसको कहते हैं तार प्रसिद्ध वाचन। क्या कहते हैं? तार प्रसिद्ध वाचन हम कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अपने पास में रख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए। सही आंसर क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन लिखा है, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। क्वेश्चन में लिखा है कि जो पुरुष होते हैं वो अपने दिमाग से सोचते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो अपने हृदय से सोचती हैं। तो यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक विभेदीकरण या फिर लैंगिक रूढ़िवाद या फिर दोनों लिंगों के बीच आनुवंशिक भेद। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है लैंगिक स्थिरता। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर बी करेंगे उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और जो लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं उनका हो जाएगा गलत आंसर। तो जिन लोगों ने बी किया है वही लोग अपने टिक लगाइएगा और सही में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा अपना। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं हृदय से सोचती हैं, यह कथन दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवादिता, कि जो चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही वो होती है लैंगिक रूढ़िवादिता, और जो चीज़ मतलब कि हम लोग तुरंत करते हैं या फिर तुरंत बोलते हैं वो होता है लैंगिक विभेदीकरण। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। सभी लोग पढ़िए और बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। लिखा है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। आपको बताना है नहीं होता होगा। एक आपके विद्यालय में क्लास है प्रगतिशील क्लास, उसमें आपको बताना है कि मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जिसका इस्तेमाल नहीं होता होगा। पहला ऑप्शन लिखा है अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल। दूसरा ऑप्शन लिखा है स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन। तीसरा ऑप्शन लिखा है केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आशय। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। तो बताइए सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई लोगों ने गलत भी कर दिया होगा। आप बताइए सही आंसर क्या रहने वाला। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर। जहाँ पे केवल लग जाता है वो हो जाता है आपका नेगेटिव आंसर, और यहाँ पे पूछा गया है नेगेटिव ही क्वेश्चन नहीं होता होगा। तो क्या नहीं होता होगा? केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आशय नहीं होता होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि अधिकतर लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया होगा और आंसर भी सही से कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लिखा है, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। आपको बताना है कि जो विद्यार्थी अपनी पीढ़ी के पहले विद्यार्थी होती हैं, मान लीजिए आप लोग आदिवासी एरिया में गए होंगे, नहीं गए हैं तो आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, रेडियो पर सुना होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि सरकार के साथ में उनकी क्या होती है, मतलब कि बातचीत बन जाती है, फिर वो लोग अपने बच्चे को विद्यालय जाना क्या करते हैं, स्टार्ट करवाते हैं। तो जो बच्चे जाते हैं विद्यालय वो अपनी पीढ़ी के साथ, पहले ऐसे बच्चे होंगे जो विद्यालय जा रहे हैं, हो सकता है कि उनके बाप या फिर उनके दादा भी विद्यालय ना गए हों। तो आपको इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृत को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। लिखा है शिक्षा में समानता, दूसरा ऑप्शन लिखा है शिक्षा में साम्यता, तीसरा ऑप्शन लिखा है सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है विशेषता सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका बिल्कुल सही होगा, शिक्षा में साम्यता, यानी कि सभी के लिए एक समान शिक्षा, आपको बराबर शिक्षा सभी को देनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। पढ़िए और आंसर करिए सभी लोग। लिखा है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। सभी लोग बताइए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और सभी से सही आंसर हो जाएगा। कोई बालक है जिसको पर्याप्त यानी कि समझाया भी जा रहा है अच्छी तरीके से टीचर के द्वारा,
और बताया भी गया है कई बार उसको एक चीज़ को। उसके बाद भी विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का यानी कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसको है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है आपको ये बताना था। उम्मीद है सभी लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। इसकी वजह हो सकती है गणितीय वैकल्य, यानी कि क्या हो सकती है, गणितीय वैकल्य हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों ने इसका सही आंसर कर लिया होगा, और जिनका गलत हो चुका है वो लोग समझिए आपको भी बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन कह सकते हैं 300 क्वेश्चनों में से। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए सभी लोग। लिखा है, एक समावेशी संस्था में या फिर कक्षा में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। आपको बताना है कि एक क्लास है ऐसी जो कि समावेशी आपकी क्लास है, एक श्रव्य बाधित यानी कि एक विद्यार्थी ऐसा है जो सुन नहीं सकता है। शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। उसको जब पढ़ा रहे हैं तो उनमें से ऐसी कौन सी रणनीति है इन ऑप्शन में से जो उसके लिए प्रभावी नहीं होगी। पहला ऑप्शन लिखा है कि वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन से उपशीर्षकों का इस्तेमाल। दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है पढ़ाते हुए अभिव्यक्तिक शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल। तीसरा ऑप्शन लिखा है मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल। चौथा ऑप्शन लिखा है संप्रेषण है तो मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित होना। देखिए ऑप्शन नंबर डी सभी लोग एक बार आराम से पढ़िए। जिस विद्यार्थी को सुनाई नहीं देता है, आप अगर अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए गए और आपने बोला कि आज की जो हमारी आपकी क्लास रहेगी इसमें हम कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ अपने मुख से ही बोलेंगे और आप लोगों को उसको समझना है और कल हम उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसा बालक जिसको सुनाई नहीं पड़ता है तो वो क्या कुछ समझ पाएगा, कुछ लिख पाएगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन था कौन सी रणनीति ऐसी है अगर कोई बालक सुन नहीं सकता उसके लिए प्रभावी नहीं रह सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। संप्रेषण है यानी कि पढ़ाने है तो मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, ये रणनीति ऐसी है जो कि ऐसे बालक के लिए बिल्कुल ही बेकार है जो सुन नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। लिखा है निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति घड़ित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए एक बार। इसमें पूछ ये रहा है कि निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति घड़ित या फिर गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। पहला ऑप्शन लिखा है लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। कोई अध्यापक ऐसा है जो अपने विद्यालय में कह रहा है कि जो लड़कियां हैं वो एक तरफ बैठेंगी और जो बालक हैं वो एक तरफ बैठेंगे। उसके बाद उसने कहा कि जो उच्च जाति के हैं वो एक तरफ बैठेंगे, निम्न जाति वाले दूसरी तरफ बैठेंगे। उसके बाद उसने कहा कि जो आर्थिक श्रेणी से नीचे मतलब कि गरीब हैं वो एक तरफ बैठेंगे और जो लोग अमीर हैं वो एक तरफ बैठेंगे। तो इसके आधार पर निर्धारित करना यानी कि उनको बैठाना, ये क्या है? पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है? ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर किसी विद्यालय में ऐसा होता है तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था उनका सबका सही आंसर है। कोई टीचर अगर ये करता है कि लड़कियां लड़के एक तरफ बैठें, अलग अलग बात ना करें, ये ना करें, और आपकी जाति नीचे है तो आप सीट पे नहीं बैठेंगे, आप नीचे बैठेंगे, या फिर आप निम्न आपकी जो मतलब कि स्तर है, आर्थिक स्तर है वो नीचा है तो आप सीट पे नहीं बैठ सकते हैं, अलग बैठेंगे इन बच्चों से, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये सब नेगेटिव वे में जाते हैं और ये सब चीज़ें कैसी हैं, बहुत ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए और आंसर करिए सही आंसर क्या हो जाएगा। लिखा है कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। बताइए सभी लोग सही आंसर क्या हो जाएगा। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन लिखा है विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के। दूसरा ऑप्शन लिखा है मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। तीसरा ऑप्शन लिखा है परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के। और चौथा ऑप्शन लिखा है अविचारिक सोच सीखने के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर करेंगे। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मौलिक खोज और उनकी सोच को बढ़ाने के अवसर आपको प्रदान करने हैं बच्चों को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग आराम से पढ़िएगा और आंसर करिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। लिखा है एक संरचनात्मक कक्षा में एक संरचनात्मक
कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन लिखा है बच्चों के वार्तालाप के द्वारा, अध्यापक के संवेगों के द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों के द्वारा, या फिर बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन के द्वारा। सभी लोग आंसर करेंगे। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? आपको देखिए नीचे यहाँ से आपको आंसर देने, नीचे देख करके इस प्रकार के आंसर आपको निकालने इस क्वेश्चन से हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 लिखा है बच्चों के वार्तालाप के द्वारा, बिल्कुल सही है। 2 वाला देखिए लिखा है अध्यापक के संवेगों के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा है बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन लिखा है बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन के द्वारा। जो बाहर से अनुशासन बच्चों के ऊपर थोपा गया है, रोपा गया है, उसके द्वारा क्या होगा, ये आपका निगेटिव आंसर है, इसके द्वारा कुछ नहीं होने वाला है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जहाँ पर होगा आपका वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी में ही है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 22। सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए सही आंसर क्या रहने वाला है। लिखा है बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? मान लीजिए आपके विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं 40 एक क्लास में, और 40 में से 35 बच्चे जो हैं आपके विद्यालय में या फिर आपकी क्लास के फेल हो जाते हैं। तो बच्चों की जो असफलता होती है अक्सर विद्यालय की असफलता के रूप में देखी जाती है। निम्न में से कौन सा कथन ऐसा है जो इस वाक्य का समर्थन करता है कि अगर बच्चे फेल होते हैं तो वो विद्यालय भी फेल होता है? इस बात का समर्थन इनमें से कौन सा विकल्प कर रहा है, आपको ये बताना है। पहला विकल्प आपका लिखा है स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है। दूसरा ऑप्शन आपका देखिए क्या लिखा है, लिखा है बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए हो सकता है सही, लेकिन सी भी देखते हैं। लिखा है बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं। विद्यालय की ज़रूरत का अनुपालन बच्चे नहीं करते इसलिए फेल होते हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं, यह है आपका गलत आंसर। ऑप्शन नंबर डी लिखा है बच्चे योग्यता की कमी बच्चों में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया गलत। अब आपके पास बचा है ऑप्शन नंबर ए और बी। ऑप्शन नंबर ए सभी लोग पढ़े, लिखा है स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है। स्कूलों का अस्तित्व से पढ़ाई का क्या मतलब है बच्चों का? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23। सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे एक बार। लिखा है किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? कोई संप्रत्यय है जिसके प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या ज़रूरत है या फिर क्या ज़रूरी है, आपको यह बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना। दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। आपका तीसरा ऑप्शन लिखा है पाठ्य पुस्तक में या फिर पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी कर लेना या फिर रट लेना। ये सब कैसे होते हैं? निगेटिव वर्ण होते हैं, देखते ही आपको काटना है। जबकि डी लिखा अच्छे से रट लेना, ये भी निगेटिव वर्ण में आता है, इसको भी आपको काट देना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, या फिर ऑप्शन नंबर बी देखिए लिखा है बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। तो हमको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जब हमको चीज़ जोड़ के पढ़ाते हैं तो सबसे पॉजिटिव होती है वो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए क्या सही आंसर हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस क्लास को अपने सभी साथियों तो जरूर शेयर करिएगा। सभी लोग पढ़िए और बताइए सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन लिखा है एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? आपकी क्लास में बच्चे क्या हैं, एग्ज़ाम देने से पहले ही क्या डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कहीं हम फेल हो जाएं। तो आपको उनके डर को दूर करना है, और ये जो डर आपको दूर करना है ये ज़रूरी क्यों है, ये यहाँ पे पूछा गया है कि भय को दूर करना ज़रूरी क्यों होता है। पहला ऑप्शन लिखा है एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, इसीलिए भय को दूर करना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा नहीं, अध्यापक बच्चे को भय को नहीं संभाल सकता, ये कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है। बी देखिए लिखा है विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया यहाँ पर गलत। ऑप्शन नंबर सी देखिए लिखा है
असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। बिल्कुल सही है। जब कोई बालक दौड़ता है तो क्या है, वो कई बार गिरता भी है, संभलता भी है, उसके बाद में क्या करता है, रेस जीत जाता है। इसी प्रकार से जो हमारी पढ़ाई है या फिर जीवन में और सारे ऐसे कई सारे मोड़ आएंगे आपके, जब आप वहाँ पर असफल हो जाएंगे, लेकिन जब आप कोशिश करते रहेंगे तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। यही यहाँ पे कहा गया है कि एक कक्षा में बच्चे के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि असफलता गलतियाँ होती हैं बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। जो गलतियाँ होती हैं या फिर जो असफलताएँ होती हैं, वो बच्चा जब तक पढ़ाई करता है, जब तक उसके जीवन की क्या होती हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया होती हैं, उसकी प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, इसीलिए दूर करना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर डी लिखा है, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दिए सही आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि कहने का मतलब है कि अक्सर यह चीज़ बोली जाती है कि पुरस्कार देना जो है वो अधिगमकर्ता यानी जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं या फिर जो लोग अपना टारगेट एक फिक्स कर चुके हैं उनके लिए अभिप्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। तो ये क्यों नहीं अच्छा तरीका, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। दूसरा ऑप्शन लिखा है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। तीसरा ऑप्शन लिखा है, इससे बाह्य प्रेरणा क्षीण होती है। चौथा ऑप्शन लिखा है, इससे आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों ही क्षीण होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर ए सबसे सही है। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। मान लीजिए किसी बालक ने कोई टारगेट बना लिया और आपने उसको एक बार में ही वो कार्य करने पर इनाम दे दिया, पुरस्कार दे दिया, उसके बाद जो लगेगा बच्चे को, सिर्फ यही लगेगा कि हमने जो अपना कार्य किया है वो हमारा कार्य अब यहाँ पे क्या हो चुका है, सफल हो चुका है और हमको इसका इनाम मिल चुका है। उसके बाद वो एफर्ट लगाना या फिर उस चीज़ के लिए प्रयत्न करना बंद कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, लिखा है, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है, सृजनात्मक, प्रतिक्रियात्मक, अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। जबकि दूसरा ऑप्शन लिखा है, क्रियात्मक, जड़ता, सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन। तीसरा ऑप्शन लिखा है, प्रतिक्रियात्मक, अनम्यता की कमी, अभिसारी चिंतन या फिर सृजनात्मकता। चौथा ऑप्शन लिखा है, अपसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, प्रतिक्रियात्मक, अनम्यता। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इस क्वेश्चन के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक, अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया था उनका सबका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है जड़ता, यहाँ पे लिखा है अनम्यता की कमी और यहाँ पे लिखा है क्रियात्मक जड़ता। तो ये सब नहीं होंगे, इनको आप काट सकते थे देखते ही। बच कौन सा गया, बच गया सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसके बाद में 3 क्वेश्चन और बचे आपके हैं, फटाफट सभी लोग करिए। लिखा है, शिक्षिका के विद्यार्थियों की, खासकर सुविधा वंचित वर्ग के, यानी कि शिक्षिका के विद्यार्थियों की सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। लिखा है, शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। कोई जब शिक्षक होता है, जब वो पढ़ाने के लिए जाता है, कैसे पढ़ा रहा है, किस प्रकार से समझा रहा है, तो ये बच्चों को सीखने के लिए क्या करती हैं, बेहद प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आपके पढ़ाने का जो तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है, आप कितने माध्यम से बच्चों को बता रहे हैं एक चीज़ को हैं, तो ये जो क्रिया होती है ये क्या होती है, बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का है। जबकि ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, शिक्षक को कक्षा में बच्चे की स्वायत्तता पर काबू करना चाहिए। आपको बच्चे की स्वतंत्रता के ऊपर काबू नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है, शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जहाँ पे प्रतिस्पर्धा वर्ण आ जाता है वो
निगेटिव हो जाता है, आपको इसको काट देना था। ऑप्शन नंबर डी लिखा है शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचाने के लिए रणनीति में प्रशिक्षण देना चाहिए। तो आपको कुछ विद्यार्थियों को असफलता से बचाने के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी क्लास समावेशी, आपको एक साथ ही पढ़ाना है सबको। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए और आंसर करिए, सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, लिखा है शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है कोई शिक्षिका, ये बताना है। ए जो है लिखा है एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके। दूसरा ऑप्शन लिखा है पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रखकर। पुरस्कार एवं सजा, तो आपको यह काट ही देना है, ऑप्शन नंबर बी। सी लिखा है बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। बच्चों के जो संवेग हैं उनको शिक्षिका क्या करे, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा इसको बना दे, तो क्या होगा, सीखने का वातावरण बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बनाकर। तो विभेदीकरण आपको नहीं करना है, निगेटिव आंसर हो जाता है यहाँ पर है, आपको काट ही देना था ये भी ऑप्शन। तो आपके पास बच गया सिर्फ ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसके बाद 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए और बताइए सही आंसर क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन देखिए, लिखा है क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके। क्या एक शिक्षक को कक्षा में सत्ताधारी रूप से देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती दे न सके। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों के आज्ञा पालन एवं आदर करने के मूल्यों की सीख मिलती है। दूसरा ऑप्शन लिखा है हाँ, केवल ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन एवं यथार्थिक संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। जबकि ऑप्शन नंबर सी लिखा है नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिसे उनकी संप्रत्यायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया से अप्रासंगिक हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कई लोगों ने गलत कर दिया था इसका आंसर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर इसका सी कर लिया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई टीचर क्लास में क्या करता है, अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है, बच्चों को डराता है, धमकाता है इस प्रकार से, तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, टीचर से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं, यानी कि उनसे प्रश्न नहीं पूछते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ पा रहे हैं तो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया इस क्वेश्चन का है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कई लोगों का सही आंसर निकला भी होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 सभी लोग पढ़िए और बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों को ही करना है, तो आराम से पढ़िए और आंसर करिए। लिखा है कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए। सभी लोग बताइए सही आंसर क्या होगा। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए। लिखा है हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। बी देखिए लिखा है नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। तीसरा ऑप्शन देखिए लिखा है गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जबकि है बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। कक्षा में परिचर्चा के दौरान जब टीचर ने किसी बालक से कुछ पूछा कि चलिए बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उसने बता दी, मान लीजिए कि नई दिल्ली बता दी, तो यहाँ पर शिक्षिका को क्या करना चाहिए था, बच्चे की त्रुटि को तुरंत संशोधित करना चाहिए था कि नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी नई दिल्ली नहीं है, क्या है, लखनऊ है। तो बालक हिचक जाता। उसके बाद में अगर शिक्षिका उससे कुछ भी पूछती तो बालक चुपचाप खड़ा रहता, शायद वो खुल करके ना बोल पाता। तो शिक्षिका ने क्या किया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बच्चे को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। जब कोई बालक आपको बताना शुरू कर रहा है कुछ, भले ही वो गलत बोल रहा है, लेकिन उसकी जो हिचक है, आपके सामने बोलने की हिचक है, वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी और बालक आपके सामने अच्छी तरीके से बोलना सीख जाएगा। भले ही वो कुछ चीज़ गलत बोल रहा है, लेकिन जब तक वो बोल रहा है आपको बीच में उसको नहीं रोकना है। जब बालक आपको कोई चीज़ बता चुका हो पूरी तरीके से, उसके बाद में उसको समझाना है
कि आपने ये चीज़ गलत बताई थी, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने कर दिया उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी इस क्लास की PDF चाहिए, जो कि 16 दिसंबर का आपका पेपर था CDP का, तो आपको हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप, ये देखिए, इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो मिलने वाले हैं, और फ्री में आपको NCERT बुक जो है आपकी वो मिलने वाली है। तो अगर आपको अपनी तैयारी करनी है बेहतरीन सीटेट की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप पर। यहाँ से आप, जिनको ज़रूरत है वो लोग नोट्स भी खरीद सकते हैं, 100 रुपये में नोट्स उपलब्ध हैं। तो चलिए आप लोगों को मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।